राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पगली। ये हम पिछली कहानी का भाग 3 दिखा रहे हैं। पिछले अंक में आपने पढ़ा कि नरेश रीना को ठीक करना चाहता है ताकि उस दिन जो कुछ भी घटा वह सब बता सके, जिससे उसे और उसके पिता को इंसाफ मिल सके। और इसी के बारे में वह रीना की दादी से बात कर रहा था। अब आगे सुनिए। नरेश बोला, दादी, रीना को ठीक करने के लिए यही मौका अच्छा है। जहां अजय और उसके साथी यहीं इस कस्बे में हैं, तो मुझे वह मंजर दोबारा तैयार करने में आसानी होगी। आपके पास अगर रीना के पिता का कोई कपड़ा जो वह हमेशा पहनते थे या फिर वैसा ही मिलता जुलता कुछ भी हो तो दे दीजिए। दादी बोली, पर ऊ किस लिए बबुआ? नरेश ने कहा, जब वही पुराना मंजर होगा, अजय, राजवीर और उसके साथी होंगे, तो फिर वहाँ सुरेश भी तो होना चाहिए। दादी बोली, बबुआ तुम कहना क्या चाहते हो, मैं समझी नहीं। नरेश बोला, मतलब दादी, हम उस दिन का मंजर बनाने जा रहे हैं, तो ऐसे में रीना के सामने उसके सारे दुश्मनों के साथ साथ उसके पिता भी तो होंगे। दादी बोली, पता नहीं बबुआ, हमका तो बहुत डर लग रहा है, बहुत खतरा है ई सब माँ। नरेश बोला, पल पल के खतरे से तो अच्छा है एक बार में ही खतरा मोल ले लिया जाए। दादी बोली, आप बस दुआ करो कि हम इस योजना में कामयाब हो जाएं। बस एक बार रीना ठीक हो जाए, बाकी सब कुछ तो मैं संभाल लूँगा। यह कहकर नरेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नरेश राजीव की दुकान पर जाता है, क्योंकि उसका अब सबसे पहला काम राजीव की परख करना था। इससे उसे राजीव को अपनी योजना में शामिल किस प्रकार करना है, इस बात का भी पता चलता। नरेश राजीव के पास जाकर बोला, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। लेकिन राजीव मुंह बनाते हुए बोला, पर हमको आपसे कोनो बात नहीं करना। नरेश बोला, देखो राजीव, मैंने इस कस्बे को अजय और राजवीर से छुटकारा दिलवाने की ठानी है और इसीलिए एक योजना भी बनाई है। मैं जानता हूँ परेशान तो तुम भी हो इन लोगों से, और इसीलिए मैं जानता हूँ तुम मेरा साथ दोगे। राजीव बोला, आखिर घूम फिर कर हमारे पास ही आना पड़ा आपको। आपके इतने कांड के बाद आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपका साथ दूंगा? जाइए जाइए, अभी हमारे काम का समय है, फालतू बातों के लिए समय नहीं है हमारे पास। नरेश राजीव से ऐसी ही बात की उम्मीद कर रहा था, पर फिर भी उसने राजीव को यह सारी बातें बताईं, क्योंकि वह जानता था कि राजीव यह सारी बातें जाकर अजय को बताएगा। खैर, सारी बात बताने के बाद नरेश वहाँ से चला जाता है, पर वह राजीव पर अपनी नज़र रख रहा होता है। नरेश के जाते ही राजीव दुकान पर एक लड़के को छोड़कर अपने गमछे को अपने मुंह में लपेटे छुपते छुपाते कहीं जाने लगता है। नरेश भी उसके पीछे हो लेता है। पिछली बार की तरह वह पकड़ा ना जाए, इसीलिए वह राजीव से काफ़ी दूरी बनाकर रखता है। अंत में वह देखता है कि राजीव अजय से ही मिलने गया था। अब तो नरेश को पूरा यकीन हो गया था कि राजीव अजय से मिला हुआ था। अजय से कुछ बातें करके राजीव वहाँ से निकल जाता है और नरेश उससे पहले ही वहाँ से निकल चुका था। नरेश के घर पहुँचने के 5 मिनट बाद ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे पता था कि कौन होगा। दरवाज़ा खुलते ही नरेश नाटक करते हुए बोला, अरे राजीव, तुम यहाँ? राजीव बोला, अरे मास्टर जी, सबके सामने इस तरह बात करने के लिए हमको माफ़ कर दो। ऊ का है ना, सबकी नज़र में ना आए, इसीलिए तब हम मना कर दिए, पर हम आपका साथ जरूर देंगे। आखिर हम भी चाहते हैं कि वे लोग गांव छोड़कर चले जाएं। आप अपनी योजना बताओ, हम आपके साथ हैं। नरेश राजीव से बोला, अच्छा ऐसी बात है तो चलो अंदर आओ, बाहर हमें कोई सुन ना ले। अंदर जाकर राजीव ने नरेश से पूछा कि रीना कहाँ है। नरेश बोला, पता है, तुम्हें यही बताने तुम्हारी दुकान पर गया था, पर तुमने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। राजीव बोला, क्या बताना है मास्टर जी? नरेश ने कहा, मैं रीना का इलाज करवा रहा हूँ और उसमें काफ़ी सुधार आ गया है। वह अपने साथ हुए हादसे को भी अब जल्दी ही याद कर लेगी। फिर तो अब उस अजय और राजवीर को कोई बचा नहीं सकता। राजीव थोड़ा घबराई आवाज में बोला, क्या सच में रीना ठीक हो रही है? तब नरेश ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें यह बात जानकर अच्छा नहीं लगा क्या?
राजीव बोला, अरे नहीं नहीं मास्टर जी, यह बात तो बहुत खुशी की है, पर हमको एक बात समझ नहीं आ रही। आप कब इलाज करवा रहे थे रीना का? हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। नरेश बोला, अब तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे तो तुम्हें कैसे बताता? राजीव बोला, ठीक है, अब हम चलते हैं। हम बाद में फिर आएंगे आपकी पूरी योजना सुनने। फिलहाल हम यहाँ आए हैं छुपते छुपाते, इसीलिए हमें जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा, इससे पहले कोई हमका देख ना ले। यह कहकर राजीव हड़बड़ाकर बाहर निकल जाता है। नरेश अब इस बात के इंतजार में था कि उसके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होगा। अगले 2 दिनों तक नरेश सतर्क बैठा रहा कि अब उसे किसी घटना की खबर मिलेगी, पर वह हैरान था क्योंकि ऐसी कोई भी खबर उसे नहीं मिली। वह आगे क्या करेगा यही सोच रहा था कि इतने में राजीव भागता हुआ उसके पास आया और घबराते हुए नरेश से बोला, मास्टर जी, बड़ा गजब हो गया। नरेश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब राजीव बोला, रीना की दादी का कछु पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कब से गायब है। वो तो सुबह जब उसे किसी ने दुकान खोलते नहीं देखा तब पता चला, वह पूरे कस्बे में कहीं ना ही है। नरेश तो समझ रहा था कि हमला उस पर या रीना पर होगा, लेकिन इस सतर्कता में उससे एक गलती हो गई। उसके दिमाग से दादी निकल ही गई। पर अब क्या करे? जो जाल उसने बिछाया था उसमें सबसे पहले वही जा फंसा। नरेश हड़बड़ाकर घर से निकलने ही वाला था कि उसे रीना को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात याद आ गई। फिर अगले ही क्षण उसने सोचा कि शिकार को पकड़ने के लिए चारा तो डालना ही पड़ेगा। यही मौका है, रीना को अगर ये लोग पकड़कर ले जाएं तो मैं भी उनका पीछा करके दादी और उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा। फिर नरेश राजीव से कहता है, सुनो राजीव, मैं दादी को ढूंढने जा रहा हूँ, जो अगर वह नहीं मिली तो फिर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। तुम तब तक रीना का ध्यान रखना। नरेश ने जानबूझकर यह बात कही ताकि वह भी उन सब तक पहुंच सके। नरेश यह कहकर जाने ही लगा तो राजीव कहता है, ठहरो मास्टर जी, अब आप अकेले अकेले दादी को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटकेंगे, हम आपका काम आसान कर देते हैं। यह कहकर राजीव नरेश को पीछे मुड़ने का इशारा करता है। नरेश हैरान होकर राजीव की इस बात से जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक गाड़ी में दादी बेहोश पड़ी हैं। अजय और उसके जीजा भी उसी गाड़ी में बैठे हैं। इससे पहले कि नरेश कुछ कह पाता, उससे पहले ही राजीव बोला, ज़्यादा जोश या हिम्मत दिखाने की ज़रूरत नहीं है मास्टर जी, जाकर रीना को ले आइए और इसी गाड़ी में आप दोनों भी बैठ जाइए। नरेश तो पहले ही जान चुका था कि राजीव कैसा है, पर फिर भी वह अनजान और हैरान होने का नाटक करते हुए कहता है, राजीव, मैं तो समझ रहा था कि तुम बहुत भले इंसान हो और इस कस्बे की भलाई का सोचते हो, पर आज तुम्हारा यह चेहरा देखकर मैं तो हैरान हूँ। राजीव बोला, वैसे हम एक अच्छा इंसान ही हैं, पर सिर्फ अपने लिए, जहाँ फ़ायदा वहाँ राजीव। इससे पहले कि नरेश कुछ और कहता, कुछ लोग अंदर से रीना को पकड़कर ले आते हैं। नरेश चुपचाप यह सब घटता हुआ देख रहा था। उसने एक योजना बनाई थी, पर यहाँ उसकी योजना के विपरीत ही सब चल रहा था। सच जिंदगी में हम जो सोचते हैं वह होता कहाँ है, और जो नहीं सोचते वही हो जाता है। अब इस योजना को कैसे अपने हित में लाया जाए, नरेश इसी बात पर विचार कर रहा था। फिर अजय की गाड़ी एक सुनसान से खंडर में आकर रुकी और सबको खींचकर बाहर निकाला गया। अजय अपने जीजा राजवीर से बोला, जीजा जी, आप लोग यहाँ ई मास्टर से निपटो, मैं और रीना जरा एकांत में घूम कर आते हैं। राजवीर गुस्से में बोला, तुझे अब भी यही सब सूझ रहा है? यहाँ हम क्या करने आए हैं, बस यही याद रख, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अजय बोला, जीजा जी, सब याद है मुझे, और आज ही हम रीना और उसके परिवार को ख़त्म कर देंगे। तो इससे पहले सोचा कि आखिरी बार, एक बार, आखिर मेरी भी पुरानी प्रेमिका जो है, बड़ा खिंचाव सा है इसके साथ। यह सारी बातें नरेश खड़े होकर वहाँ सुन रहा था। वह तो गुस्से से उबल रहा था, पर समय की मांग को देखकर वह चुप रहने की सोचता है, क्योंकि उसे पता था कि जोश में उठाया उसका एक कदम उसकी सारी योजना को धराशायी कर देगा। एक तो पहले से ही उसकी बनाई योजना के विपरीत सब कुछ चल रहा था, और अब जो उसने जोश में कोई और कदम उठा लिया तो माहौल और भी बिगड़ सकता है। अजय की बात सुनकर राजवीर ने अजय से कहा, पहले इन सबको अंदर ले आओ।
और इस कार को कहीं छुपाकर पार्क करो, बाद में कुछ और सोचना। इधर सबको अंदर ले जाया जाता है और उधर अजय गाड़ी पार्क करने चला जाता है। अजय के जाते ही राजवीर अपने आदमियों से कहता है, सबको एक साथ गोली मार दो तुरंत, मुझे ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, और उसके बाद इसी खंडर के पीछे कहीं गाड़ देना सभी को। राजीव बोला, पर साहब जी, इतनी गोलियां चलेंगी तो काफ़ी आवाज़ आएगी, जगह सुनसान है, दूर तक आवाज़ फैलेगी। एक काम कीजिए, सबका गला रेत दीजिए, ना कोई शोर ना कोई शराबा, सबकी मुक्ति पक्की। राजीव की बात सुनकर राजवीर राजीव से बोला, अरे राजीव, तुम तो बहुत होशियार हो, का गजब का आइडिया दिए हो। फिर वह अपने आदमियों से कहता है, सुनो, रेत डालो इन सब का गला, और हाँ, इस राजीव को ज़्यादा तड़पाना नहीं, इसको जल्दी वाली मौत देना, काहे कि ई हमरा बहुत मदद किए है। राजवीर की बात सुनकर राजीव एकदम बौखला गया और बोला, ई का बोल रहे हो साहब जी, हम तो आपके शुभ चिंतक हैं। राजीव की बात सुनकर राजीव हंसते हुए बोला, शुभ चिंतक हो, ही तो ऐसी आसान मौत देने को कह रहे हैं, वरना इन सब की तरह गला रेत कर नहीं मारते का। राजीव घबराते हुए बोला, पर हमसे कौन गलती हो गई जो हमारी जान लेना चाहत हैं। राजवीर ने कहा, तुम्हारी गलती ई है कि तुम भी उस रात के चश्मदीद गवाह हो, और जैसे आज रीना के ठीक होने की वजह से हमारा खतरा बढ़ गवा, वैसे ही अगर कल जाए के तुम भी पलट जाओ तो फिर तो हमारी खटिया ही खड़ी हो जावेगी ना। अब हमका कोनो रिस्क ना ही लेना, सारे झंझट को एक ही बार में ख़त्म कर देना है। राजीव अपने मरने की बात को पक्का जानकर फूट फूट कर रोने लगा और राजवीर के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा। इस पर वहीं बंधा नरेश राजीव से कहता है, देखा राजीव, ऐसा ही होता है जब अपने परिवार से कोई दगा करता है। इससे अच्छा तो तुम सुरेश का साथ देने में मर जाते, कम से कम आज गद्दार का टीका लेकर तो न मरना पड़ता। अब तो ना रही इज्जत और ना बचेगी जान। राजीव कुछ नहीं कहता, बस रोता ही चला जा रहा था। थोड़ी देर में अजय भी वहां आ गया और कुछ लोग मिलकर सबसे पहले राजीव को ही धर दबोचे। अजय और राजवीर राजीव के निकट जाने लगे और यह मंजर रीना के सामने चलने की वजह से उसे उस रात की झलकियां याद आने लगीं। जहां आज राजीव था वहां उस रोज उसके पिता सुरेश थे। जिस तरह राजीव चीख चिल्ला रहा था उसी तरह उसके बाबा उस रात चिल्ला रहे थे। यह सब चल ही रहा था कि अजय ने राजीव के पेट में चाकू घोंप डाला। इस पर रीना जोर से बाबा कहकर चीख पड़ी। सभी उसकी ओर देखने लगे। रीना फिर कहती है, मत मारो मेरे बाबा को, छोड़ दो छोड़ दो। रीना की बात सुनकर नरेश जोर से चीखा, रीना, ये क्या कह रही हो तुम। रीना बोली, आप कौन हैं और ये सब लोग मेरे बाबा को। अरे ये तो राजीव काका हैं, तुम लोगों ने पहले मेरे बाबा को और अब राजीव काका को भी मार डाला, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। बस नरेश तो यही चाहता था कि रीना को अपना पिछला वक्त याद आ जाए और वह ठीक हो जाए, और शायद आज हुआ भी यही। अजय बोला, अरे वाह, हीरोइन तो ठीक हो गई, पर गलत वक्त पर। अब तो तू कुछ ही पलों की मेहमान है। रीना चीखते हुए बोली, अरे जा जा, एक लड़की से इतना डरते हो कि सब मर्द मिलकर उसको बांधकर बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे हो। उस दिन भी तो तुम लोगों ने ऐसा ही किया था और आज भी वही कर रहे हो। जबरदस्ती एक लड़की पर पूरा झुंड कूद गए और एक बूढ़े पर 4 लोग मिलकर हमला किया। तुम लोग खुद को मर्द कहते हो? छी, ना मर्द हो तुम लोग, ना मर्द। दम है तो खोलो मुझे, फिर बताती हूँ। नरेश तो पहली बार रीना का यह रूप देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि यह तो झांसी की रानी है, अकेली इतने सारे लोगों को चुनौती दे रही है, जरा भी डर नहीं है इसे। अजय हंसने लगा और बोला, अरे आज ये पागल ठीक क्या हो गई, जवान चलने लगी इसकी। लगता है तू भूल गई मेरी मर्दानगी। चल कोई बात नहीं, तुझे मारने से पहले अपनी मर्दानगी दिखा देता हूँ। वैसे कब से तुझे छूने को तरस रहा था और आज जब तेरी भी यही इच्छा है तो चल। जैसे ही अजय रीना की तरफ बढ़ने लगा, नरेश जोर से चीखा, खबरदार, जो उसे छूने की कोशिश भी की। अजय बोला, देखो जीजाजी, पति परमेश्वर का प्रेम जाग गया, पर पति जी, यह कोई पहली बार मैं इसके साथ नहीं कर रहा हूँ। न जाने कितनी ही बार कर चुका हूँ और न जाने कितनों ने ही किया था उस रात। पेट में बच्चा लिए घूम रही है,
फिर भी पति जी को इसकी इज्जत की पड़ी है। ऐसा कहकर अजय और राजवीर दोनों ही हंसने लगते हैं। नरेश बोला, किया होगा, पर अब यह मेरी पत्नी है और अब इसके साथ कुछ भी किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अजय नरेश से कहता है, अंजाम? अरे मैं तो डर गया। पता है, आज तुझे देखकर मुझे इसका बाप सुरेश याद आ गया। ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर आज वह कहाँ है पता नहीं। पता नहीं सब ऊपर जाने से पहले ऐसी ही बातें क्यों करते हैं। रीना बोली, तूने मेरे बाबा को तो मार ही दिया, पर राजीव काका, उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? रीना की बात सुनकर अजय बोला, बड़ी आई राजीव काका की भतीजी। जब अपने काका की करतूत सुनेगी ना तो पता चल जाएगा कि कितनी रिश्तेदारी निभा रहा था वह राजीव। रीना ने पूछा, क्या मतलब? अजय बोला, मतलब मेरा तुझ तक पहुंचने का सारा रास्ता इस राजीव ने ही तो बनाया था। यहाँ तक कि तेरे पिता के करीब रहने का ढोंग करके उसकी सारी योजना हमें बताता था। हम इतनी आसानी से तेरे बाप की हत्या से बच नहीं पाते जो राजीव हमारा साथ नहीं देता। रीना बोली, मतलब राजीव काका को पता था कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? अजय बोला, हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, जब जब तुम्हारे बाबा मेरे खिलाफ कोई योजना बनाते, राजीव को अपना समझकर अपने साथ रखते थे, पर राजीव बस तुम्हें मेरी थाली में परोसने का रास्ता बना रहा होता था। रीना बोली, फिर तो बहुत अच्छा हुआ इनके साथ, पर जब इन्होंने तुम लोगों की इतनी मदद की, फिर तुम लोगों ने इनको क्यों मारा? अजय बोला, मेरी प्यारी रीना, वो इसलिए क्योंकि जो इंसान कभी अपनों का ना हो सका वह हमारा क्या होगा। कल पैसों के लिए इसने तुम लोगों को फंसाया, कहीं कल फिर पैसों के लिए यह हमें भी तो फंसा सकता था। अब नरेश रीना से बोला, यह तो रही राजीव की कहानी, पर मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई? रीना नरेश की तरफ देखकर बोली, पर आप हैं कौन? और अजय, तुमने इन्हें क्यों बांध कर रखा है? अजय रीना की इस बात से जोर से हंस पड़ता है और कहता है, जिसके लिए यह अभी मरने वाला है उसको तो यह याद ही नहीं। तभी राजवीर परेशान होकर अजय से कहता है, ई सब का फिल्म चल रही है यहाँ पर, जल्दी से सारा काम खत्म करो और निकलो यहाँ से। हम नहीं चाहते अब कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। अजय बोला, अरे जीजा जी, काम ही तो खत्म करने आया हूँ, पर जो फिल्म चल रही है उसे देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। पूरी फिल्म देखने दीजिए ना जीजा जी, उसके बाद खत्म करता हूँ सब कुछ। राजवीर चिढ़कर कहता है, ठीक है, जो करना है जल्दी कर। अब रीना की दादी रीना से कहती है, अरे करमजली, अपने पति को नहीं पहचान रही? दादी की बात सुनकर रीना हैरानी से बोली, पति? दादी बोली, हाँ, जब कौनो हमारे साथ ना दे रहे तब ये फरिश्ता बनकर हम लोगों का जिंदगी में आए रहो, जो तोहार हालत जाने के बावजूद तोहार हाथ थामो, तोहार से शादी किए रहो और ई लोगन से भिड़ गए हो। फिर दादी रीना को पूरी बात बता देती है। रीना हैरान होकर कहती है, शादी, और वह भी एक पागल से? थोड़ी देर चुप रहने के बाद रीना कहती है, दादी, जमाना इतना भी अच्छा नहीं जितना तुम समझ रही हो। ये शहरी लोग अपनी नौकरी के चलते अपने शहर और परिवार से दूर तो चले आते हैं, फिर उन्हें अकेलापन सताने लगता है। ऐसे में वह ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिनके साथ वह एक ऐसा रिश्ता बना सकें ताकि जब वह अपने घर को लौटें उससे सारे रिश्ते खत्म करके जा सकें और कोई उन पर सवाल भी ना उठाए। वरना एक अच्छा खासा नौजवान इंसान एक पागल लड़की, वो भी जो गर्भवती हो, उससे शादी क्यों करेगा? नरेश और दादी रीना की इस सोच से हैरान बस एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे और नरेश को राजीव की कही हुई बात याद आ जाती है, क्योंकि उसने भी कभी ऐसा ही कहा था। नरेश ने सोचा, शायद इस कस्बे में सभी की सोच एक जैसी ही है, पर इनकी सोच गलत भी तो नहीं है, जमाना उतना अच्छा भी तो नहीं है। अजय बोला, अरे वाह, क्या दिमाग पाया है मेरी छमक छल्लों ने, इसीलिए तो मैं तेरा दीवाना हूँ। तू एक काम कर, सब कुछ भूल जा और मेरी रखैल बन जा। तेरा मरना भी कैंसिल कर दूंगा और इन सबको भी छोड़ दूंगा और तेरे बच्चे से भी तेरी जान छुड़वा दूंगा। तेरे बाप को भी तो यही बात कही थी मैंने, पर उसने नहीं माना और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। रीना काफ़ी देर तक कुछ सोचकर कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है, पर पहले इन सबको छोड़ दो। नरेश बोला, नहीं रीना, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें।
ये लोग ऐसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। रीना ने कहा, देखिए मास्टर जी, आपने मेरा और मेरे परिवार का भला सोचकर पहले ही काफ़ी कुछ किया है, पर अब मुझे और किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए। अपने पढ़ने की जिद की वजह से मैंने पहले ही अपने पिता को खो दिया था, और अब मेरी आखिरी सहारा अपनी दादी को मैं नहीं खो सकती। और रही बात आपकी, तो क्यों मैं अपनी वजह से आपको भी मरने दूं? आप नहीं जानते ये लोग कितने खतरनाक हैं। नरेश बोला, रीना तुम मेरा यकीन करो, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। रीना बोली, उस रात की बात अब भी याद है मुझे। आज मैं वह रात फिर से दोहराना नहीं चाहती। अजय, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस इन लोगों को जाने दो। अजय ने रीना से पूछा, रीना तू सच कह रही है ना? कहीं तेरे बाप की तरह कोई चाल तो नहीं चल रही? रीना ने कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और सच कहूँ तो अब मुझ में लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। तभी उनकी बात के बीच में नरेश जोर से बोला, आखिर क्या हुआ था उस रात रीना, जो तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो? दादी बोली, ओ रीना, हमका भी जाननो है कि हमार बिटवा का हत्या कैसन हुई और तोहरी हालत खराब कैसन भई। तभी अजय चीखते हुए बोला, ए चुप करो सब, यहाँ क्या कहानी बताने का कार्यक्रम चल रहा है? कहा ना रीना ने, वह मेरे साथ जाएगी, बस बात खत्म। लेकिन फिर भी नरेश रीना से कहता है, रीना तुम इनकी बात मत सुनो, तुम इसके साथ जाओ या नहीं, ये हमारी जान जरूर लेगा। ये बस तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि यह जान चुका है कि अब इसका अंत नज़दीक आ गया है, और इसीलिए ये अब किसी भी हालत में हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अजय हंसते हुए बोला, अच्छा तो कौन लाएगा हमारा अंत? तू, एक मामूली सा स्कूल मास्टर? ये कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। नरेश ने कहा, हाँ मैं लाऊंगा तुम लोगों का अंत। इतना हंसने से पहले जरा पीछे मुड़कर तो देख लो। अजय और राजवीर जब पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं उन लोगों के हर आदमी के पीछे एक एक पुलिस वाला बंदूक तानकर खड़ा हुआ था, और 4-5 पुलिस वाले और गन लेकर भी खड़े थे। अजय चौंकते हुए बोला, ये सब क्या है? अब नरेश बोला, ये सब वही है जो तुम देख रहे हो। असल में मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, बल्कि एक CID ऑफिसर हूँ, जो इस कस्बे के बारे में जो बातें बाहर चल रही थीं उनकी पूरी जांच करने एक मामूली मास्टर के भेष में आया था, ताकि तुम जीजा और साले को रंगे हाथों पकड़ सकूं। नरेश के इतना कहते ही रीना और उसकी दादी समेत सब चौंक जाते हैं। तब दादी बोली, बबुआ ई का क्या मतलब है? नरेश बोला, दादी मैं एक पुलिस अफसर हूँ, और मैं पहले दिन से ही यहाँ एक एक चीज़ का सबूत जुटा रहा था, और आज भी मैं अब तक यह सब तमाशा इसीलिए देख रहा था ताकि यह जीजा साला खुद अपने मुंह से सब कुछ बक दें, क्योंकि यह सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी, और इसीलिए मैं रीना के मुंह से उस रात की सारी घटना जानना चाहता था। फिर नरेश रीना से बोला, देखो रीना, मैं तो सारे सबूत इकट्ठे कर चुका हूँ, पर फिर भी तुम पर जो बीती है उसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, ताकि यह दरिंदे किसी भी सूरत में बच ना पाएं। तुम यहाँ जो भी कहोगी वह सभी कुछ हमारे उच्च अधिकारी देख रहे हैं, तो तुम्हें अब किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक का भी सारा तमाशा वहाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तुम उस रात की हर एक बात को बताओ। जानती हो, बहुत हिम्मती थे तुम्हारे बाबा, जिन्होंने अकेले ही लड़ने की ठानी, और तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे बाबा की वजह से ही इस कस्बे की बात हम तक पहुंची, वरना इस छोटे से कस्बे में क्या घट रहा है यह कहाँ किसी को पता चलता। इन दरिंदों को लगता है कि ये भगवान है, पर ये भूल जाते हैं कि इनके ऊपर असली भगवान भी बैठे हैं। दादी बोली, का सुरेश का वजह से तुम लोग हम लोगन का दुख जान पायो, पर वो कैसे? नरेश ने कहा, हाँ सच में उनके काम की जितनी सराहना की जाए वह कम है। विश्वास ही नहीं होता कि वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे, क्योंकि दिमाग तो उनका काफ़ी तेज था, और उसी का नतीजा ये है। पर अफसोस हम उन्हें बचा नहीं सके, पर हम उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। आखिर क्या किया था सुरेश ने, जिसकी वजह से एक छोटे से कस्बे की खबर बाहर तक पहुंच गई और स्वयं पुलिस उसकी जांच करने आ पहुंची? क्या हुआ था रीना के साथ, और क्या नरेश उसे बचा सका? दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला और पिछला भाग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद चैनल पर जाकर आप आसानी से इसके अगले और पिछले भाग को देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले और अंतिम भाग के साथ।
जय श्री राधे।